नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पार्लियामेंट या संसद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस संसद के टॉपिक में आज का जो हमारा टॉपिक है, संसद के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे संसद में बहुमत क्या होता है और मतदान क्या होता है, मेजोरिटी एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वोटिंग का मतलब क्या है, या मतलब बहुमत का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी संसदीय लोकतंत्र है। और आप सभी को पता है जो संसदीय लोकतंत्र है हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर हमने क्या लिया है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो निर्णय लेने होते हैं, किससे संबंधित निर्णय, वो निर्णय हो सकता है किसी भी बिल के ऊपर या विधेयक के ऊपर। ठीक है, संसद में कोई बिल या विधेयक है उसके उससे रिलेटेड कोई अगर रिजोल्यूशन है, यानी कोई प्रस्ताव है, या फिर क्या है, कोई बिल का अमेंडमेंट करना है, यानी संशोधन किसी बिल में करना है, तो जो इनसे रिलेटेड जो डिसीजन है वो संसद में बेस्ड ऑन मेजोरिटी, बेस्ड ऑन मेजोरिटी यानी किसके ऊपर, जो बहुमत पर आधारित होते हैं, बहुमत पर आधारित होते हैं। ठीक है, बहुमत पर आधारित होते हैं। और बहुमत का पता कैसे चलता है, वो सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या करवाई जाती है, वहां पे वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो मेजोरिटी कितने टाइप की है हमारे संविधान में। मेजोरिटी, मेजोरिटी या बहुमत, ठीक है, कितने प्रकार का है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है इफेक्टिव और देन मेजोरिटी, इफेक्टिव और देन मेजोरिटी, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, तत्कालीन बहुमत। और फोर्थ है जो, वो है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या जिसको बोलते हैं हम विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत है, इनको चार टाइप के हैं, इनको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा विशेष बहुमत। ठीक है, तो यानी मेजोरिटी कितने प्रकार की बताई मैंने, मेजोरिटी मैंने बताई, पहली क्या बताई, पहली बताई सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत, दूसरी बताई एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत, और तीसरी इफेक्टिव मेजोरिटी या देन मेजोरिटी प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, और जो फोर्थ है स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत। ठीक है, अब एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, साधारण बहुमत क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। आपने, मैंने कई बार बताया हुआ कि ये चीज मैं स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाता है या साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है, इन चीजों के बारे में है मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आज उसी मेजोरिटी के बारे में मैं, और जब वहां पे बताता था तो एक बात जरूर बोलता था कि हम मेजोरिटी का पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं मेजोरिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल
मेजोरिटी या साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, करने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब देखो, जैसे लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो जो सिंपल मेजोरिटी है इसको टोटल नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे टोटल नंबर में से कितने भी प्रेजेंट और वोटिंग करते हैं उसी के हिसाब से मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे देखेंगे? मान लो वोटिंग, मतदान किया और प्रेजेंट भी थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? मान लो 200 मेंबर्स हैं, तो यहां पे फिर जो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? यानी जो कुल बहुमत है उसको 2 से डिवाइड करके उसमें 1 ऐड कर देंगे, 101 मेंबर्स है, जो इतनी संख्या किसके लिए जरूरी है? सिंपल मेजोरिटी के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी साधारण बहुमत से क्या है? जरूरी है। जो साधारण बहुमत है उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की जो क्या होती है? मेजोरिटी निकाली जाती है। अब ये कहां यूज की जाती है? अगर बात करें तो यूज की जाती है, अगर सबसे पहले देखें तो ऑर्डिनरी बिल होते हैं जो, यानी साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। और किसके ऊपर यूज की जाती है? मनी बिल, यानी धन विधेयक। और कहां यूज की जाती है? और यूज की जाती है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 पीछे पढ़ चुके हम, जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें क्या था? आर्टिकल 2 में क्या था कि किसी भी नए राज्य की स्टैब्लिशमेंट करनी हो, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 में क्या था? किसी स्टेट का एरिया, नाम या बाउंड्री जो क्या है उसकी बदलनी हो या नाम बदलना हो, मतलब एरिया कम ज्यादा करना हो, ऐसे। तो इससे रिलेटेड भी क्या है, अगर कोई संशोधन करना है तो वो किससे? साधारण बहुमत से पास होगा। और जैसे एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, आर्टिकल 169, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसमें है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना हो। मैंने बताया था विधान परिषद है जो सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद का गठन करना हो, ठीक है। तो आर्टिकल 169 के तहत क्या है, अगर राज्य में जो किसी राज्य में अगर विधानसभा तो सभी में होती है लेकिन विधान परिषद का गठन करना हो तो वो भी क्या है? साधारण बहुमत से क्या होता है? उसको पास करना होता है, ठीक है। तो ये था साधारण बहुमत। अब हम देखते हैं साधारण बहुमत के बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप क्या था। सेकंड टाइप थी हमारी जो अब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी पूर्ण बहुमत, अब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। इनको आप डिफरेंशिएट करते चलना ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक एक दो दो पॉइंट इनके मेन जो कीवर्ड है उनको याद रखो और जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आराम से। तो सेकंड है अब्सोल्यूट मेजोरिटी, अब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत। अब देखो इसको याद रखने का क्या तरीका है। पूर्ण का मतलब होता है सभी, पूरा। तो जो सदन में सभी सदस्य हैं उनका बहुमत, ठीक है, यानी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर ऑफ हाउस, मेजोरिटी ऑफ
टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। चाहे कोई सीट वैकेंट हो, यानी कोई लोकसभा या राज्यसभा की जो सीट है वो वैकेंट है, हो सकता है किसी की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया हो, अन्य कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे वैकेंट ही, खाली ही क्यों ना हो, वो जो सीट है वो रिक्त ही क्यों ना हो, उसको भी क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। और टोटल मेंबरशिप, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में अगर निकालें तो जो मेजोरिटी कितनी बनेगी, 273, क्योंकि लो मैं यहां पे कर देता हूं 545 डिवाइडेड बाय 273 मेजोरिटी है। और जो राज्यसभा है यहां पे 245/2 यानी 123, ठीक है। तो ये लोकसभा की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और ये राज्यसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है 123 और 273, ठीक है। ये है। अब इसका जो कहां पे यूज होती है, सबसे पहले अगर देखें तो जो इसका मेन जो यूज होता है वो होता है सरकार के गठन में। अगर कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में है तो वो क्या है, मतलब कोई भी दल अगर पूर्ण बहुमत में है तो क्या है, वो ही सरकार बनाती है, चाहे पूर्ण बहुमत उसका खुद का हो या किसी अन्य दल के साथ वो समर्थन में हो, ठीक है। यानी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सरकार बनाने में, सरकार के गठन में, सरकार के गठन में किसका प्रयोग किया जाता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, जो सदन में जितने भी सदस्य है, चाहे वो खाली हो, जो सीट खाली हो कुछ, चाहे सभी की सभी सीट है, उनके ऊपर क्या हो, कैंडिडेट हो, उसका टोटल जो मेंबर है उनका पूर्ण, उनका बहुमत, यानी बहुमत का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 2, अगर +1, यानी लोकसभा में 273 और राज्यसभा में 123 है। और जो मेन यूज है एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, पूर्ण बहुमत का, कहां पे है, वो है सरकार बनाने में। किसी दल के पास अगर पूर्ण बहुमत है, चाहे उसके पास खुद के पास हो, चाहे वो दूसरे दल के साथ अन्य दल से क्या हो, समर्थित हो, उसके पास पूर्ण बहुमत होना चाहिए, यानी 273 या 273 से ज्यादा लोकसभा में सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये था एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत। अब आगे हम देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी थर्ड टाइप है जो इफेक्टिव मेजोरिटी, वो देखते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी या देन मेजोरिटी जिसको हम बोलते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी या देन मेजोरिटी, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, ठीक है। प्रभावी या तत्कालीन बहुमत जिसको हम बोलते हैं। अब ये क्या है, जो अभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी पढ़ा था, यानी पूर्ण बहुमत पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा, टोटल जो सदस्य हैं उनका बहुमत, लेकिन यहां पे जो रिक्त पद होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव और देन स्ट्रेंथ, इफेक्टिव या देन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसमें जो तत्काल में कितने सदस्य हैं, ठीक है। यानी प्रभावी या तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहां पे, एक्सेप्ट द वैकेंट सीट, रिक्त पदों को छोड़कर, ठीक है, रिक्त पदों को छोड़कर। देन का मतलब तब का मतलब कितने सदस्य हैं,
खाली सीट को हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको, जिन भी सीट्स के ऊपर सदस्य हैं, निर्वाचित है या मनोनीत हैं, उन्हीं को क्या करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया। अब इसका यूज कहां पे होता है, मैंने बताया था इसका यूज होता है जो लोकसभा है, लोकसभा, अगर लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, ठीक है, इनको क्या करना हो, रिमूवल करना हो, इनको रिमूव करना हो, रिमूवल हटाना, ठीक है, तो वो जो क्या करेंगे, वो इफेक्टिव मेजोरिटी या देन मेजोरिटी से उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और क्या, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति, इसको भी क्या करना हो, अगर रिमूवल यानी हटाना हो। अब बोलोगे आप सर क्या चेयरमैन को नहीं हटा सकते, चेयरमैन के लिए ये प्रोसेस नहीं है, चेयरमैन क्या है, सदन का सदस्य नहीं होता, जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्टिव या देन मेजोरिटी का प्रयोग कहां पे होता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाना हो, राज्यसभा के या उपसभापति को हटाना हो। ठीक है, ये था। अब देखो, अब करते हैं बात स्पेशल मेजोरिटी पे, इंपॉर्टेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी। ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जैसे ये पूछ लेंगे आपसे लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको किस बहुमत से हटाया जाता है, तो किस बहुमत से उसको हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत से या तत्काल बहुमत से। ठीक है, मतलब जो सदन में जितने भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत है उनके बहुमत से, यानी जो खाली सीट होती हैं उनको छोड़ के। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। मैंने बताया था स्पेशल मेजोरिटी को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और 4 प्रकार की बताऊंगा। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम, स्पेशल मेजोरिटी। यानी विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी की बात करें, एक जो टाइप है स्पेशल मेजोरिटी का वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 368 में। एग्जाम्पल हो गया, मैंने बताया था एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अनुच्छेद 368 में जो यूज करते हैं उसमें स्पेशल मेजोरिटी। दूसरी जो टाइप है आर्टिकल 249 में। इसी बहाने आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 249 में। ठीक है, एक मेजोरिटी का हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में। ये आप पढ़ भी चुके हो प्रेसिडेंट के टॉपिक में। और एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ स्टेट्स। ठीक है, यानी विशेष बहुमत से प्लस क्या, आधे राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी है। आधे राज्यों का अनुमोदन, कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी है, आधे से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो 4 प्रकार की जो स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में जो प्रयोग की जाती है। एक जो प्रयोग की जाती है 249 में अनुच्छेद में, एक आर्टिकल 61 में, और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 368 में कौन सी प्रयोग की जाती है। आर्टिकल 368 में तो जो फर्स्ट टाइप इसमें क्या है, आर्टिकल 360। ये तो देखो आर्टिकल 368 तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें जो मेजोरिटी प्रयोग की जाती है उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, आर्टिकल 368 में देखते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 368 किसके से रिलेटेड है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी से क्या है, इसमें संशोधन किया जाता है।
यानी विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। अब इस विशेष बहुमत के बारे में हमको देखना है कि अनुच्छेद 368 में कौन सा विशेष बहुमत प्रयोग किया जाता है। इसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। दो बातें यहां पे की। क्या पहली तो क्या है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, तथा कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तो देखो, यानी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3, और जो कुल सदस्य हैं सदन के, यहां पे भी जो है टोटल सदस्य मानेंगे, चाहे किसी पे निर्वाचित या मनोनीत हो, चाहे वो सीट खाली हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुल जो सदन की स्ट्रेंथ है उसको यहां पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या, जो मतदान और उपस्थित है, उपस्थित और मतदान है उनका 2/3, और क्या प्लस में जो कुल सदस्य है उनका बहुमत। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल से समझे हम, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहां पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप इसके नीचे नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक दिन प्रेजेंट उपस्थित थे और वोटिंग थे, मान लो 420 जो मेंबर्स हैं, 420 सदस्य क्या है, 420 सदस्य उपस्थित हुए, और मान लेते हैं सभी के सभी ने वोट कर दिया, ठीक है। तो अगर यहां से मेजोरिटी निकालें, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 अगर मेजोरिटी निकालें तो कितना बनेगा, 420 डिवाइडेड बाय 2/3, ये बनेगा आपका 280, ठीक है। यानी 2/3 सदस्य क्या है, 280 बना। तो पहली जो बात थी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, तो ये कितनी आई, ये आई 280। अगली है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी सदन के तथा सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, उसी सदन के। अब ये देखते हैं टोटल, मान लो लोकसभा की बात है ये, ठीक है भाई, लोकसभा में कोई बिल आता है मान लो, और वो स्पेशल बहुमत से क्या है, पास होना होता है, आर्टिकल 368, ठीक है। तो लोकसभा में अगर बात करें तो मेजोरिटी कितनी बनेगी, फिर मैंने बताया था कितनी, 273, 545 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, जो कुल मेजोरिटी है 273 है, ये तो फिक्स रहेगी लोकसभा में, और जो 2/3 है वो क्या है, 280 है। मतलब क्या है, इससे ज्यादा है, या इतना हो या इससे ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बिल है वो पास हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा सदन में, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले ले, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये डिफरेंट भी हो सकता है, मैं सेम लेके चल रहा हूं, हो सकता है जो उपस्थित हो उनमें से वोटिंग कम करें तो 2/3 सदस्य है जो कम रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लेते हैं एक दिन 300 ही आए भाई, 300 जो सदस्य है, 300 सदस्य है, उन्होंने वो उपस्थित हुए और सभी ने वोट कर दिए, ठीक है। तो यहां पे अगर 2/3 मेजोरिटी निकालें, 300 का 2/3 200, ठीक है। अब देखो यहां पे जो पूर्ण बहुमत क्या है, सॉरी जो कुल बहुमत क्या था, मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 273, और जो 2/3 कितनी है यहाँ पे 200। तो मैंने क्या बताया, अगर जो मेजोरिटी है, कुल सदस्यों का जो बहुमत है उतना या उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, 2/3 सदस्य होना चाहिए। अब यहां से 273 से 200 कम है, तो इसका मतलब इस केस में जो बिल है नोट पास, पास नहीं होगा, ठीक है, पास नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 368 का मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो संविधान संशोधन में विशेष बहुमत, कौन सा विशेष बहुमत, तो आपको याद रखना है जो पहला प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, वो है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तथा जो कुल सदस्यों का बहुमत। पहली प्रकार क्या हुआ, देखो शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो
यहां लिख देता हूं मैं 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस 1/2 टोटल। यानी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। आप इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो पहला प्रकार क्या पढ़ा, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग का, प्लस हाफ क्या है, जो सभी का कुल सदस्यों का हाफ यानी बहुमत, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया था, किसका लेके चलेंगे, दूसरा एग्जांपल हम लेके चलेंगे आर्टिकल 249 का, आर्टिकल 249 का। आर्टिकल 249 क्या है, आर्टिकल 249 सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है। आर्टिकल 249 है, अगर राष्ट्रहित में, अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे राष्ट्रहित में कि भाई जो राज्य सूची है उसके विषय के ऊपर संसद राष्ट्रहित में कानून बनाए, यानी पार्लियामेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर उसके ऊपर क्या बनाए, कानून बनाए, तो जो रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास होगा वो किससे होगा, विशेष बहुमत से पास होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या बताया मैंने, अनुच्छेद 249 में बताया राज्यसभा में पास ए रिजोल्यूशन, राज्यसभा में पास ए रिजोल्यूशन, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे फॉर नेशनल इंटरेस्ट, इन नेशनल इंटरेस्ट, इन नेशनल इंटरेस्ट, दैट पार्लियामेंट शुड हैव, दैट पार्लियामेंट शुड हैव, पार्लियामेंट शुड हैव मेड a law of, made a law in respect of subject of state list, ठीक है। यानी राज्यसभा राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में क्या कर दे, प्रस्ताव पास कर दे, प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कौन संसद कानून बनाए, संसद कानून बनाए, ठीक है। क्या है मतलब, आर्टिकल 249 आपको याद रखना है। आर्टिकल 249 में क्या है, आर्टिकल 249 में कहा गया है, अगर राष्ट्रहित में, यानी राष्ट्र देश के हित के लिए अगर कोई आवश्यक है कोई कानून जो राज्य सूची के विषय में आता है, तो उसके ऊपर संसद कानून बनाए, ऐसा प्रस्ताव अगर राज्यसभा पास करे तो क्या है, यानी राज्यसभा अगर ऐसा प्रस्ताव पास करती है तो फिर पार्लियामेंट कानून बनाती है। किससे पास होना चाहिए, वो रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन है पास्ड बाय, रिजोल्यूशन पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। यानी उपस्थित तथा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, सदस्यों का 2/3 से 2/3 से क्या कर दे, पारित हो जाए प्रस्ताव, ठीक है। यानी अगर राज्यसभा अपना जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर ये बात पास कर, ये रिजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पास कर दे
कि राज्य सूची के इस विषय के ऊपर संसद राष्ट्र हित में कानून बनाए तो संसद फिर उसके ऊपर क्या है, कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 249, ठीक है। और उसमें यह भी याद रखना है किस प्रकार की मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे कैसे याद रखोगे शॉर्ट में, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे शॉर्ट नोट लिख लेना। अब इतनी याद रखोगे, एक बार 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर क्या है आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 249 आपको याद होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। अब मैंने एक मेजोरिटी बताई थी, क्या आर्टिकल 61 में जो प्रयोग की जाती है। आप कमेंट में बता सकते हो कि आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ है। जब हमने प्रेसिडेंट का जो टॉपिक पढ़ा था, राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था एक टॉपिक राष्ट्रपति के चैप्टर में, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, आर्टिकल 61, जिसमें दिया हुआ है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब अगला एग्जांपल किसका लेके चलेंगे हम, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो है जो टोटल जो मेंबर हैं, यानी कुल सदस्यों हैं, उनका 2/3 बहुमत, ठीक है, यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे लोकसभा की बात करें तो कितने हैं, 545, 2/3 आप कैलकुलेट कर लेना इसको। और राज्यसभा में 245 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है, इतना क्या होगा, बहुमत होगा, यानी इंपीचमेंट के लिए जो बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड टाइप का, जो तीसरे प्रकार का बहुमत हमने क्या है, विशेष बहुमत क्या पढ़ा, 2/3 ऑफ टोटल, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का बहुमत पढ़ा, और जिसका प्रयोग आर्टिकल 61 में किया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है। अब फोर्थ है, जो फोर्थ मैंने क्या बताया था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, यानी अनुमोदन जरूरी है, आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। फोर्थ क्या है, अगर बुक्स में पढ़ोगे तो आप ऐसे बता देंगे, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के 2 टाइप होते हैं, लेकिन इतना नहीं, एग्जांपल के साथ आपको नहीं समझा जाएगा, बुक्स में आप देख भी लेना चाहे तो। थर्ड है सिंपल मेजोरिटी, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, अप्रूवल मतलब जिसको बोलते हैं अनुमोदन, आधे राज्यों का क्या हो, अनुमोदन होना जरूरी है। ठीक है, यानी अगर आपको विशेष बहुमत के साथ साथ आपको जो स्टेट्स है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनके साथ भी आपको क्या है जो विचार करना होगा। अब जो इस मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है, ये अगर मेन बात देखें तो अगर देखो एक स्टेट है, सॉरी एक सेंटर है, और सेंटर के साथ साथ यहां पे किसको इन्वॉल्व किया गया, स्टेट को इन्वॉल्व किया गया है, यानी इसका मतलब क्या है, जब एक संघात्मक व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है, यानी संघीय जो प्रणाली हमारी
उसके अंदर कुछ बदलाव करना, संघीय संरचना के अंदर बदलाव करना, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर अगर बदलाव करना है, क्योंकि राज्यों से मिलकर स्टेट से मिलकर सेंटर बना है, राज्यों से मिलकर केंद्र बना है, और ये क्या है, ये है संघीय प्रणाली। और इस संघीय प्रणाली के लिए यहाँ पे देखो विशेष बहुमत, यानी जो केंद्र सरकार है, जो मतलब केंद्र में पार्लियामेंट में जो सदन है उनमें तो विशेष बहुमत है, साथ साथ राज्यों का भी अनुमोदन जरूरी है, स्टेट्स की भी अप्रूवल जरूरी है। तो यानी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ये अगर अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट्स इन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संघीय स्वरूप में क्या करना हो, संशोधन करना हो, या संघीय जो स्वरूप है उसमें कुछ विचार करना हो, ठीक है। अब संघीय स्वरूप का मतलब क्या है, जैसे अगर यहां पे देखें संघीय स्वरूप का मतलब क्या है, अगर सबसे पहले बात करें, जैसे ऐसा क्या है जिसमें एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी राष्ट्रपति का चुनाव तथा प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव और प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो राज्य की विधानसभाओं से जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं। जब हमने निर्वाचन मंडल पढ़ा था राष्ट्रपति का, उसमें पढ़ा था। और जो केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, अगर 7th शेड्यूल में कोई बदलाव करना हो, सेकंड क्या है, 7th शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में दी हुई है, एक तो है, मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, एक तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, एक है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ठीक है। अब देखो यहां पे जो स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेके आना क्यों जरूरी है। अगर मान लो केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट में कोई बदलाव करती है, यूनियन लिस्ट का कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में डालना चाहती है, कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहती है, तो आपको ये पता होगा जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर राज्य कानून बनाता है, और जो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची है वहां पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर केंद्र सरकार एक भी लिस्ट के साथ बदलाव करती है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और राज्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर 7th शेड्यूल में कुछ बदलाव करना है तो जो राज्यों की सहमति भी क्या है, आधे राज्यों की सहमति कम से कम जरूरी है, ठीक है। तो जो सेकंड अमेंडमेंट क्या है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर कैसे वह है, जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में भी बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, इसका मतलब क्या है भाई, देखो अब फेडरल है, फेडरल का मतलब क्या है, राज्यों का संघ है भारत। केंद्र क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है, केंद्र को राज्यों को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो वहां पे फिर आपस में बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कि कौन सी पावर स्टेट के पास होगी, कौन सी पावर सेंटर के पास होगी, और उसके लिए भी स्टेट को कॉन्फिडेंस में लाना जरूरी है। जो राज्य है उनकी भी जो सहमति बोल लीजिए या उनका अनुमोदन अप्रूवल भी जरूरी है। इसलिए इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, जो 4th टाइप की विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, जो चौथा है
एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यानी जो कार्यपालिका राज्य और केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, ठीक है। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, यहां पे तो उनकी शक्तियों का जो मध्य क्या क्या शक्तियों का बंटवारा होगा, लेकिन यहां पे कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार, यानी अगर राज्य सूची का कोई विषय है तो राज्य सूची का विषय के ऊपर कितना विस्तार होगा, कितने किस एक्सटेंट तक वो क्या है उसके ऊपर लॉ बना सकती है, और केंद्र सरकार जो यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसके कितने विस्तार, कितने एक्सटेंट के तक, किस विस्तार तक क्या है उसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है, यहां पे फिफ्थ है, यहां पे मैं नोट कर देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, ठीक है। यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी जो संसद है, संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहां पे कितना राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, किस राज्य से, तो ये भी क्या है, यहां भी राज्यों का, अगर राज्य स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेके आने की बात है, राज्यों को विश्वास में लेके आने की बात है, राज्यों की अप्रूवल की जरूरत है, तो इसलिए यहां पे भी फोर्थ टाइप की जो मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी, उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रावधान है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रावधान है, उसके अंदर भी किसको, उसके अंदर भी जो यानी केंद्र को कॉन्फिडेंस में लेके आना जरूरी है, आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। और एक क्या है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर कोई भी ऐसा प्रावधान है जिसको संविधान में संशोधन करना है, और संविधान संशोधन में अगर राज्य इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो भी वहां भी क्या होगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी पर कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो हमने ये देखी 4 प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी, शॉर्ट में चारों प्रकार को बताऊंगा, आप नोट जरूर कर लेना। जो 4 प्रकार हैं, जो बुक्स में भी आपको 2-3 प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन 4 प्रकार नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी के चारों प्रकार एक जगह पे मैं नोट कर रहा हूं, आप उनको नोट जरूर कर लेना, ताकि आप जल्दी से उनको रिवाइज कर सको। एक बार 2-3 बार तो आपको अच्छे से सभी चीजें अच्छे से जैसे मैंने नोट करवाई है ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद जब आपके माइंड में चीजें आने लगेगी, यानी जब आपको ये पता लगने लगेगा जो स्पेशल मेजोरिटी है वो 4 प्रकार की है, तो फिर उसके बारे में, ठीक है। देखो पहला क्या है, जो फर्स्ट टाइप की मेजोरिटी क्या थी, क्या देखी हमने, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस 1/2 ऑफ टोटल, ठीक है। और ये किसमें थी, ये थी आर्टिकल 368 में पढ़ा था, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा था हमने। दूसरी क्या पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी आर्टिकल 249 में, क्या पढ़ी थी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये आर्टिकल 249 में पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप कौन सा पढ़ा, थर्ड टाइप पढ़ा 2/3 ऑफ टोटल, ये किस में पढ़ी थी, आर्टिकल 61 में पढ़ी थी। और जो चौथा क्या पढ़ा, चौथा पढ़ा हमने स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ स्टेट, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप है, ठीक है। यानी अगर इसकी बात करें तो अगर कंप्लीट करें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ टोटल प्लस हाफ ऑफ स्टेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये शॉर्ट में ऐसे याद करना, इनको जल्दी याद हो जाएंगे आपको, लेकिन 3-4 बार आप उनको रिवाइज जरूर करोगे। एक बार मैं इनको आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना, इनको मैं रफ कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको लिखना, ठीक है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग लिखना। मैंने बता दिया आपको याद रखने की टेक्निक, कैसे इनको याद रख सकते हो। अब देखो जो मेजोरिटी है वो खत्म हो गई, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5-7 मिनट वोटिंग के ऊपर, मतदान के ऊपर, वोटिंग या मतदान।
वोटिंग मतदान, ठीक है। जो वोटिंग है वो टू टाइप से होती है। पहली होती है एक तो वॉइस वोट होता है, यानी ध्वनि मत। ध्वनि मत में क्या है, अगर कोई बिल विधेयक अगर सदन में आता है, किसी भी हाउस में, कोई पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी विधेयक आता है, या तो मेंबर उसको यस बोलेगा या नोइज। नोइज बोल दिया ना, यस बोल दिया हाँ, बोल के और फिर क्या है, ये गिन लिया जाता है कितने सदस्य हाँ है और कितने सदस्य ना है, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, उसको का जो रिजल्ट है वो सदन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उनके द्वारा उसका रिजल्ट सुना दिया जाता है। कई बार क्या होता है, आपने टीवी में संसद की कार्यवाही देखी होगी, सदन की कार्यवाही देखी होगी, विधानसभाओं की कार्यवाही देखी होगी, उसमें ज्यादा हो हल्ला हो जाता है और उसमें जो स्पीकर है या पीठासीन अधिकारी है उनको समझ में नहीं आता कि भाई कितने बंदों ने यस बोला और कितने सदस्यों ने नो बोला है। तो फिर क्या है, फिर वहां पर डिवीजन ऑफ वोट का कॉन्सेप्ट आता है। डिवीजन ऑफ वोट यानी मत का विभाजन, मत का विभाजन आता है यहां पे, ठीक है। डिवीजन ऑफ वोट आता है। अब देखो डिवीजन ऑफ वोट है। डिवीजन ऑफ वोट में जो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है क्लियर द लॉबी, ठीक है। जो लॉबी क्लियर करना होता है, लॉबी क्लियर करना होता है मतलब क्या है, जैसे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी है वो ये बोल देते हैं कि भाई जो भी सदस्य है इस बिल के समर्थन में है, यानी हाँ जिसको है वो राइट साइड आ जाए, और जो भी सदस्य इस बिल के खिलाफ है, जिसका मतलब मतदान में नो है, वो लेफ्ट साइड आ जाए। यानी इसमें क्या होता है, यस है जो वो क्या राइट साइड आ जाते हैं, और जो नो है वो लेफ्ट साइड आ जाते हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि जो यस वाले ही राइट साइड आएंगे, नो वाले ही लेफ्ट साइड आएंगे। ये हमने जो फ्रेंच है वहां से, फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया था, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है, ये चीजें हमने वहां से अडॉप्ट की है, ठीक है। तो आप बस याद रखना, रेयर ही कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। पहला क्लियर द लॉबी, लॉबी क्लियर करके कैसे लॉबी क्लियर करेंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यस वालों को अपने राइट साइड खड़ा कर लेते हैं और नो वालों को अपने लेफ्ट साइड खड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको गिन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है पर्ची से, ठीक है, चिट से पर्ची निकाल ली जाते हैं कितने यस हैं और कितने नो है। ऐसे उसमें होती है, जैसे ग्रीन पर्ची है उसका मतलब यस है, अगर रेड है तो उसका मतलब नो है, और अगर येलो है तो उसका मतलब क्या है, वो उसका नोटा या नन ऑफ द दीज कुछ भी बोल सकते हो, तटस्थ, मतलब उसने कोई वोट ही नहीं डाला, ठीक है। ऐसे हो सकता है पर्ची। या फिर एक है आज के टाइम में जो यूज किया जाता है एवीआर, ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्ड, यानी स्वचालित वोट रिकॉर्ड। एक ईवीएम जैसे ही होता है, ऐसे तीन बटन होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है येलो। सेम ये नो होता है, ग्रीन यस होता है, और ये तटस्थ होता है, यानी नोटा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे ये जो बटन को प्रेस करेगा, वहां पे सिर्फ व्हाइट आएगा, ठीक है। मतलब किसी को ये पता नहीं चलता कि भाई इस कैंडिडेट ने किसको यस किया है या नो किया है, उसको सीक्रेट रखा जाता है और फिर बाद में इनको काउंट करके गिन लिया जाता है, ठीक है। और मतदान से संबंधित मैंने जब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पढ़ा था, जब सभापति, राज्यसभा का सभापति पढ़ा था, मैंने एक बात बताई थी, जो फर्स्ट वोट होता है, यानी कोई विधेयक आता है सदन में, तो जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, वो प्रथम जो मत का प्रयोग नहीं करते, यानी एक बार वो मत का प्रयोग नहीं करते। मान लिया सभी सदस्यों ने, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष और सभापति को छोड़ के सभी सदस्यों ने मत डाल दिया, अगर हाँ और ना, हाँ और ना दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो फिर क्या है, वहां पे जो पीठासीन अधिकारी है वो जो कास्टिंग वोट होता है उसका प्रयोग करते हैं, निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, और वो जिस भी हाँ में, हाँ के समर्थन में अगर वो वोट डालते हैं तो हाँ, अगर बिल पास हो जाता है, अगर ना के समर्थन में वो वोट डालते हैं तो फिर क्या है, बिल वहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने मेजोरिटी और वोटिंग, इतना डीपली पढ़ा हमने। एग्जाम्पल के साथ विशेष बहुमत है जो, वो खासकर से जो एग्जाम्पल के साथ मैंने जो एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे आर्टिकल 368, आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, और जो
फोर्थ टाइप में मैंने बताया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, उसमें जो मैंने बताया किस किस में, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मैनर है, उसके बाद जैसे मैंने बताया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है, और मैंने बताया था जैसे एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी राज्य और केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार मैंने बताया। ये एग्जांपल आप याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि इसमें, यानी जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है, उसके अंदर अगर कोई संशोधन करना है तो किस बहुमत से, फोर्थ टाइप का बहुमत। वहां पे ये नहीं लिखा मिलेगा फोर्थ टाइप का विशेष बहुमत, नहीं, वहां पे ऑप्शन में ऐसे मिलेगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, या ऐसे मिलेगा 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द टोटल एंड द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर एंड द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस जो कुल सदस्य है उनका बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, ऐसे ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो 4 प्रकार की विशेष बहुमत है वो कैसे कैसे है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है, लेकिन एक बार फुल प्रूफ इनको जरूर पढ़ोगे आप, 3-4 बार रिवाइज करना, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको समझ में आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना मेजोरिटी की क्लास आपको कैसी लगी, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। इस चैनल पे इतना प्यार, प्रेम और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।